इन्होंने आगे गोली चलाई, गोली उसकी भावों को से के पास से निकल गई, जिससे उसको लेडीज को लगा कि शायद मेरे पे हाथ में गोली लग गई है। प्रिंस कसाना का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मैंने आते मेरे सिर पे गन लगाई। अच्छा। प्रिंस कसाना ने, क्योंकि वो इनकी मौसी का लड़का था। ने मेरे सिर पे पिस्टल लगाई प्रिंस कसाना ने। जी। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में। हमारे बीच में RWA के प्रेसिडेंट हैं। इसी इलाके में हम आपको बता दें, एक बेहद चौंका देने वाली घटना घटी और पुलिस की कार्यशैली पर फिर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, 3 सितंबर 2024 की रात को मौजपुर इलाके में कुछ बदमाश फायरिंग करते हैं, हवाई फायर करते हैं और गोली एक महिला के हाथ के पास से गुजर जाती है। गनीमत ये रही कि गोली महिला के कनपट्टी पे या सिर में नहीं लगी, नहीं तो यह हादसा और भी गंभीर हो सकता था। बावजूद इसके काफ़ी जद्दोजहद के बाद, पुलिस को सूचना देने के बाद इस मामले में FIR तो दर्ज की गई, लेकिन अभी तक गहनता से छानबीन नहीं की जा रही है, जिसके चलते सभी आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। इलाके के लोगों में इस गोलीकांड को लेकर काफ़ी दहशत है और कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे RWA के प्रेसिडेंट सुनील त्यागी जी से और आपको दिखाएंगे क्या है पूरा मामला। क्या घटना हुई थी और आपका परिचय? मेरा परिचय है सुनील कुमार त्यागी, यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं जी। और परसों रात को एक डब्बू बिट्टू हैं, 2 बदमाश थे, जिनका एक मर गया है। 3 सितंबर की रात। 3 सितंबर की रात को जी। ये बिट्टू का लड़का है अंशुल जी। ये अपने 3-4 साथियों के साथ में आके जी। और रजनी मैनी जी। वाइफ ऑफ अनिल मैनी की मिसेज है, जी। जी। तो इन्होंने आगे गोली चलाई, गोली उसकी भावों को से के पास से निकल गई, जिससे उसको लेडीज को लगा कि शायद मेरे पे हाथ में गोली लग गई है। जी। एक प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने मुझे फोन करा, मैं गया वहाँ पर। जी। फिर उसके लड़के ने 100 नंबर पे कॉल करी, जी। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में थाने गए, फिर हमको भी थाने बुलाया गया। उन्होंने कहा ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। कल पता चला कि मुकदमा दर्ज हो गया है। जी। हमने कल फिर पब्लिक इकट्ठी, डर के हमारे डर का माहौल था। जी। हमने SHO साहब को फ़ोन करा। जी। SHO साहब बोले कि भाई IO साहब बात करो, तो तुरंत फ़ोन काट दिया। अच्छा। और परसों से लेके IO साहब तो बेचारे भागे फिर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, उनके घर पे भी आ जा रहे हैं, पर सीनियर अधिकारी कोई नहीं आया। अब SHO साहब से हमारा कहना ये है कि SHO साहब आप थाना चला रहे हैं या कोई वो है जी। कि हमने फ़ोन करा रहा, आपने फ़ोन तुरंत काट दिया कि भाई IO से बात करो। जी। तो ऐसे SHO साहब को तो तुरंत लाइन हाजिर करा जा, जी। क्योंकि ये उनके रवैये को देखकर क्या लगता है कि एक जिम्मेदार अधिकारी का ये वो कोई जिम्मेदारी, मतलब इस बात को समझा ही नहीं कि गली में गोली चल गई, एक प्रेसिडेंट आपको फोन कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि IO से बात करो, तुरंत फोन काट दिया। तो ऐसे जिम्मेदार ऑफिसर SHO रैंक का ये काम होता है क्या? जी। पब्लिक यहाँ मरने जा रही है, तुम अपने कह रहे हो कि IO साहब से बात करो, फिर तो IO साहब को SHO बना दो। जरूरत क्या है आपके SHO रहने की यहाँ? तो मेरी प्रार्थना है DCP साहब से, कमिश्नर साहब से और सीनियर अधिकारी हैं कि इस आदमी को तुरंत हटाया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कि 3 दिन हो गए इलाके में गोली चली है, BC है, बदमाश है, वो यहाँ धंधा बनाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल क्या नाम है एक्शन नहीं ले रहे। उनके घर पे रेड करी ना, उनके घर पे आए। अच्छा, घटना स्थल का कोई पुलिसकर्मी आया मुआयना करने? वो IO साहब जो है सब इंस्पेक्टर, नाम मेरे ध्यान नहीं है क्या है, वो आए हैं, कल भी लगे रहे यहाँ, पर SHO साहब तो आए नहीं। और उनको फोन करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि IO साहब तो बेचारे आ रहे हैं, घर पे भी आए हैं, वहाँ जो भी वो CT कैमरे हैं वो सब चेक कर रहे हैं, गली में आ रहे हैं, पर SHO साहब ने कर अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे। अच्छा, जब ये घटना हुई, पुलिस को सूचना देने के बाद क्या क्राइम टीम या फॉरेंसिक टीम मौके पर आई? कल आई IO साहब लेकर आए उन्हें जी। तो उन्हें कुछ वहां से कुछ नहीं, खोल वगैरह नहीं, कुछ नहीं बरामद हुआ जी, क्योंकि गोली कट्टे से चलाएगी वो, तो उसमें सिक्का विक्का कुछ निकला नहीं उसमें। अच्छा, उस महिला के कहीं खरोंच वगैरह नहीं, उसके उस हाथ के बराबर से लगी, तो उसको लगा कि शायद मेरा गोली लगी है, पर लगी कुछ नहीं उसको। जी। जी। तो क्या लगता है पुलिस के इन रवैयों को देखने के बाद अपराधियों के हौसले और बुलंद? मुझे तो ऐसा लगता है कि SHO साहब की मंथली बंदी हुई है इनसे कि भाई तुम काम करो, मैं यहाँ बैठा ही हूँ, मैं कोई बात ही नहीं है।
जी कि गोली चलने के बाद में एसएचओ साहब मौके पे ना आए, गली में ना आए, पब्लिक से ना मिले, प्रेसिडेंट से ना मिले, तो बताओ एसएचओ साहब ने क्या दी, मैं थाने बैठा हूँ, आप करे जाओ, कोई बात ही नहीं, आपको कुछ होगा ही नहीं। जी। जिस प्रकार से यहाँ आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्या लगता है पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? नहीं, पुलिस तो इससे बड़ा हादसा क्या होगा कि मान ले गोली उसकी लेडीज के हाथ के बराबर को निकल के उसकी कलपटी में जान लगती। जी। ये तो ऐसा तो हमने कहीं यूपी बिहार में भी नहीं सुना जी जी कि क्या नाम जो दिल्ली में हो रहा है और एसएचओ की नाक के नीचे हो रहा है। जी 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 एसएचओ साहब ने तो सोच ली कि क्या नाम है, तुझे कोई हटा सकता ही नहीं, हो सकता है उनके भाई कोई सोर्स ज्यादा तगड़ी हो। इतनी घटना हो रही है कि कोई पिस्टल दिखा रहा है, कोई गोली चला रहा है और पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही। पुलिस की ढील को देखते हुए कमिश्नर साहब से आप क्या अपील करें? भाई कमिश्नर साहब से तो हमारा यही कहना है कि ऐसी घटना को देखते हुए एसएचओ को तुरंत लाइन हाजिर करा जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसा कि हमने आपको एक पिछली खबर में दिखाया था, एक ऐसी घटना जिसने पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। मामला उत्तर पूर्वी जिले का ही था, जिसमें कुछ युवकों को दबंग बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर उनके साथ लूटपाट की थी और पुलिस ने उस मामले को स्नैचिंग का मामला बना दिया था। वहाँ शिकायतकर्ता को ही उल्टा धमकाया जा रहा था। ठीक ऐसा ही मामला मौजपुर इलाके का है, उत्तर पूर्वी जिले का। हम आपको बता दें, एक शख्स हैं, एक युवक हैं हिमांशु। बीती जुलाई के महीने में कुछ लोगों ने उनके कनपटी पे पिस्तौल लगा दी, जबरन उनके घर में घुसे, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। जब वे अपनी शिकायत पुलिस के पास लेकर जाते हैं तो पुलिस का ठीक ऐसा ही रवैया देखने को मिला। पुलिस ने उल्टा इन्हें धमकाया कि यदि पिस्तौल का आपने जिक्र किया तो उल्टा उठाकर आपके ऊपर ही मुकदमा लगा दिया जाएगा। पुलिस के ऐसे बयानों को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर फिर से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए हम सीधा आपको रूबरू कराएंगे हिमांशु से और वे आपको बताएंगे क्या घटना हुई थी उनके साथ जुलाई के महीने में। एक्चुअल में हमारा दूध का लेन देन था मुखिया दूधिया से। तो हमारे पास उन्होंने अपना जो पैसे वैसे का दिखाया पर्चा, तो उसमें उन्होंने पैसे ज़्यादा लगा रखे थे। हमारे पिताजी ने कहा कि भाई आपने ये पैसे ज़्यादा क्यों लगा रखे हैं? तो पापा ने कहा कि आप बता दो। उन्होंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ। पापा ने कहा आप वहाँ क्यों आ रहे हो, आप मुझे फ़ोन पे बता दो कि जो भी है और जो भी होगा हिसाब कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ, मतलब उन्होंने फोर्स करा और वो प्रिंस कसाना को लेके हमारे घर पे आ गए ऑफिस से। प्रिंस कसाना किस किस्म का व्यक्ति है? प्रिंस कसाना का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके जो पिताजी हैं उन्होंने पहले भी गोली चलाई थी हमारे 2015 में, और उनके जो चाचा हैं लीलू कसाना, उनका भी काम उर्फ पिस्टल बोलते हैं उनको वैसे, जो यहाँ पे उन्होंने टेरर के उससे। हाँ जी, अच्छा, माफिया किस्म के लोग? हाँ जी, माफिया कह सकते हो आप। इनका टेरर मतलब यहाँ पे आस पड़ोस में उनके खिलाफ कोई नहीं है। क्योंकि मुझे भी जब उन्होंने कहा वहां पे, जब पुलिस स्टेशन कहा, मुझे भी एसएचओ साहब ने कहा कि इनके खिलाफ कोई मुझे गवाह ला के दो। मेरे साथ कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं था इनके खिलाफ जाने के लिए। सबने कहा भाई हम दुश्मनी इन लोगों से क्यों मोल लें। यानी खौफ है इनका पूरा खौफ है जी, पूरा इलाके में पूरा खौफ है। जो मेरे साथ घटना हुई वहाँ पे, तो उन्होंने आए वहाँ पे, उन्होंने आते मेरे सिर पे गन लगाई। अच्छा। प्रिंस कसाना ने, क्योंकि वो इनकी मौसी का लड़का था, ने मेरे सिर पे पिस्टल लगाई प्रिंस कसाना ने, और मेरे से कहा या तो हमारे दूध की बदनामी मत कर और ये दूध तुम्हें लेना पड़ेगा हमारे यहाँ से, नहीं तो तेरे गोली मार दूंगा। तू मेरे पापा के बारे में जानता भी है कि मेरे पापा ने पहले भी गोली चलाई थी। मैंने 112 पे कॉल करी कि ऐसे ऐसे जी मेरे घर में 2 आदमी घुसे, और वहां से मेरे पास पीसीआर ने मुझे थाने जाने के लिए कहा। थाने से मेरे पास फोन आया एएसआई साहब का, वहाँ पे जो थे मिथिलेश पांडे जी, उन्होंने कहा मेरे से कि आप थाने में आ जाओ, जो भी काम। मैं वहां जा पहुंचा तो मिथिलेश पांडे जी वहां थे नहीं। मैंने फोन करा, सर मैं यहाँ पे आ गया, मैं आ रहा हूँ, मैं उनके घर पे ही हूँ। वो तो लोग कह रहे कि वो तो आए नहीं है। मगर सर आए क्यों नहीं है, मैं आपको उनका पूरा हुलिया बता देता हूँ, स्कूटी बता देता हूँ, सब चीज बता देता हूँ भाई। कह रहे नहीं वो मना कर रहे हैं और बाकी मैं आ रहा हूँ। मगर ठीक है जी। उसके बाद वो थाने में आए 20-25 मिनट बाद। ठीक है, कोई सीसीटीवी फुटेज लगा? मैं सर मैं कहाँ से लाके दूं, जब हमारे घर पे कैमरा ही नहीं लग रहा, ना मैं आज तक आवश्यकता पड़ी इस चीज की। तो उन्होंने कहा मेरे से भाई ऐसे तो नहीं होएगा, तू झूठ बोल रहा है, अब उल्टा तेरे पे मुकदमा बंद होएगा नहीं तो, अगर तू झूठी एफआईआर लिखवा रहा है तो। मगर सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने मेरे से कहा ठीक है। फिर भी मैंने अपने थोड़े से अपने भाई को कह के एक सीसीटीवी फुटेज निकलवाई उस टाइम की, जिस टाइम वो हमारी तरफ मुड़ रहे थे। मगर सर देखियो, हाँ जी, जो दोनों मैंने जैसा उनका हुलिया बताया होगा, मगर ये दोनों ही थे और दोनों ही स्कूटी पर हमारे उस टाइम पे आते हुए दिखे। थाना जाफराबाद की घटना है जी। उसके बाद मैंने उनको बयान दी अपने, जो भी सब चीजें लिख, मेरे पक्ष में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, मधुर को, वो थाने में आया। वो आए, क्या हो गया? मैं कहा जी ऐसे ऐसे दिए हैं।
तो उन्होंने कहा एक बार दिखा दो इसके क्या बयान दिया है क्या है। इस टाइम तक वो एनसीआर हमारी काटवा के ला चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या लिखवाया तूने, मगर जी इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था, कोई बात नहीं। वो बात वहीं पे होने के बाद करीबन 10:30 पौने 11 बजे उसके चाचा ने एंट्री ली, लीलू कसाना ने, उसको लीलू पिस्टल बोलते हैं, उन्होंने एंट्री ली वहां पे आपने 10-12 आदमियों के साथ। उसमें कुछ बीसी भी थे जिनका मतलब वहां पे दबदबा है विजय पार्क में सब में। आने के बाद थाने के बाहर गेट पे खड़े होके उन्होंने कहा जैसे बड़े भाई ये ऐसा काम हो रहा है, तुम भी वहीं के हम भी, जो बीच बचाव के भाई हमारे पिता भैया किस काम को निपटा लो। लोग क्या निपटेगा, उसके चाचा ने कहा अब नहीं निपटेगा, और तुम यहाँ तक लेके आ गए ना इस बात को, 8 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पैर पिंचर करूंगा और किसी झूठे मुकदमे तुम्हें बंद करवाऊंगा। तुम 8वें लीलू कसाना ने कही मुझे यानी गोली मार दूंगा। पुलिस वालों से ये कही पांडे, मैं देख लो आपके नाम क्या कह रहे हैं, कह रहे चलो छोड़ो ये बात, कोई बात नहीं, चोरी साहब बात करें, बच्चे हैं कोई बात नहीं। उन्होंने ये बात कह के वो बात निपटा दी वहां से। अच्छा। उन्होंने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया, जिसमें कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझे वहां थाने के वहां कहा। अब आप बस उसके बाद फिर मैं डीसीपी साहब के सामने पेश हुआ। डीसी साहब ने वहां से फोन किया, इन्होंने बुलाया वहां पे थाने में। मैं करीबन आधा पौना घंटा वेट किया, उसके बाद वो आए। उस टाइम पे भी कम से कम आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लें जफराबाद थाने की, 20-25 आदमियों को लेकर आए। हम 2 जने गए थे। मैं कहा सर आप देखना एक बार जरा कितना बड़ा ग्रुप लेकर आ रखा है। कह रहे एसएचओ साहब ने कहा इन लोगों का काम है, ये ऐसे ही आते हैं ये वो। मगर सर अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी फैमिली को कुछ हो गया, हम मेन रोड पे बैठे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैंने कहा मगर सर ऐसे ऐसे बात है ना, चलो मैं बात करता हूँ। फिर दोबारा मुझे वहां बुलाया, कह रहे अब बता मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, क्या है क्या नहीं है। मगर सर मैं क्या बताऊंगा, आप कानून कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा करने, हाँ मतलब उस चीज को कह सकते हो। आप एक बात देख लो ना, 1 महीना हो गया, 1 महीने में जो कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आप इस चीज को रफा दफाई मान सकते हो। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत लिख के दे के आए पुलिस? सर पूरी शिकायत दे के आया हूँ मैं, बिल्कुल मैं पूरी शिकायत A to Z दे के आया हूँ। अच्छा, जो ये एनसीआर आपको दी है, ये किस बिहाफ पे ये एनसीआर दी है? जो आपके बयान से आपका कहना है कि उससे उलट एनसीआर लिखी गई है। हाँ जी, सारी चेंज है बिल्कुल, उसमें थोड़ी सी चीज लिखी गई है, पूरी एक्टिविटी नहीं लिखवाई गई जी। हाँ जी। जैसा कि आपके पिस्टल लगाया गया था कनपट्टी हाँ पे, जी, वो उस चीज का जिक्र नहीं है उस चीज में कोई जिक्र नहीं है कि सिर पे लगाने का। तो हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कमिश्नर साहब से, सर आप इतनी ऊंची पदवी बैठे और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कृपया कर इस चीज पे ना कानूनी कार्रवाई जो हो ना, मतलब अफसरों से कहे कि इस पे बारीकी नजरों से ना इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और अब हम लोग हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, या तो आप लोग कहे कि हम खुद अपनी सेफ्टी करें या हम सुरक्षा अपनी खुद करें, नहीं तो फिर आप हमसे यूं कहे कि हम जिम्मेदारी आपकी हम खुद ले रहे हैं, तो हमारी उस। हाँ जी, क्या लगता है पुलिस की ढील से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? बिल्कुल बुलंद हो रहे हैं सर, बिल्कुल बुलंद हो रहे हैं। जब आप एक बात सोचो ना, आज हमारे घर में पुलिस कहती है कि तुम्हारे पे रिवॉल्वर की लाइसेंस की वो है क्या, मतलब रिवॉल्वर लेके आए तुम्हारे घर में, तुम पे फूटी। आप एक बताओ घर के अंदर किसके कैमरे हैं? आप भी हो, हम हैं, सब हैं। मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर पूरी दुनिया में घर में जो रहता है वो अपने अंदर घरों में कैमरे लगवाता है। मुझे लगता नहीं कि एक आध आदमी को छोड़ के कोई लगवाता होगा। अब मैं अंदर की सीसीटीवी फुटेज कहां से लाऊं और मैं कहां से गवाह पैदा करके लाऊं, आप मुझे खुद बताओ। यानी पुलिस का कहने का मतलब ये है कि बिना सीसीटीवी के हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि अभी आपने देखा, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट, इलाके के जिम्मेदार नागरिक हमारे बीच में थे, जिनका नाम है सुनील त्यागी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इतनी बड़ी घटना हो जाना, राजधानी दिल्ली के अंदर गोली चल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बावजूद इसके अभी तक थाना अध्यक्ष इलाके का दौरा करने भी नहीं आए। सुनील त्यागी जी ने साफ साफ शब्दों में बताया कि इस जगह गोली चली थी, एक महिला के हाथ के पास से गोली गुजर गई। गनीमत यह रही कि महिला के गोली नहीं लगी। बावजूद इसके थाना अध्यक्ष को जब ये फ़ोन करते हैं तो उनका जवाब होता है कि आप आईओ से बात कीजिए। कहीं ना कहीं एसएचओ साहब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, जिसके चलते आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कानून के हाथ में आने की बजाय वे खुले घूम रहे हैं। अब देखना यह होगा हमारी खबर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के कानों तक जाने के बाद क्या आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, जिसके चलते अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।